हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट अर्थात अम्ल, क्षारक व लवण क्या होते हैं इसकी स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, न केवल क्लास 10th के लिए ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है बल्कि आगे की क्लास के लिए भी ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं। एसिड्स या अम्ल क्या होते हैं? एसिड या अम्ल। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वह होता है कि अम्ल के लिए एसिड ही क्यों कहते हैं, और ये टर्म या शब्द एसिड कहाँ से आया है, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड एसिडस से हुई है। लैटिन शब्द एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ खट्टा होता था। जिसका अर्थ खट्टा या सूर होता था। अब क्वेश्चन आता था कि अम्ल के लिए एसिड नाम ही क्यों दिया गया। अम्ल के लिए एसिड नाम ही क्यों दिया गया? क्योंकि जितने भी अम्ल होते हैं वो सारे स्वाद में खट्टे होते हैं, और खट्टे के लिए हम एसिड शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि एसिडस से आया है। तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन आता है कि हम एसिड शब्द के लिए किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, हम एसिड के लिए किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि एसिड की डेफिनेशन हम दो आधार पर या दो सिद्धांतों के आधार पर देते हैं। ये सिद्धांत होते हैं, नंबर 1, पहला सिद्धांत है आर्हीनियस। थ्योरी या आर्हीनियस का सिद्धांत। और जो दूसरा सिद्धांत होता है वह होता है लुईस थ्योरी या लुईस सिद्धांत। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आर्हीनियस थ्योरी या आर्हीनियस सिद्धांत का अध्ययन करेंगे कि आर्हीनियस सिद्धांत के आधार पर हम अम्लों को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। आर्हीनियस थ्योरी। स्टूडेंट्स, जो प्रमुख एसिड होते हैं वह होते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और जब इन एसिड्स का वियोजन होता है, डिसोसिएशन होता है, तब H प्लस Cl माइनस का निर्माण होता है। और जब H2SO4 का वियोजन होता है, डिसोसिएशन होता है, तब 2H प्लस
SO4 माइनस माइनस का निर्माण होता है। और यदि हम एक तीसरा एसिड लेते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड, तब यह भी वियोजन पर H प्लस प्लस NO3 माइनस आयन उत्पन्न करता है। तो स्टूडेंट्स, जब हम एसिड का वियोजन देखते हैं तब इसमें हमें एक बात कॉमन दिखाई देती है, वह है सारे एसिड H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन। और स्टूडेंट्स, आर्रीनियस सिद्धांत के आधार पर हम एसिड को इसी H प्लस आयन के आधार पर परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं। अर्थात वे पदार्थ जो वियोजन पर या जलीय विलयन में H प्लस आयन, जिसे कि हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं, या हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं एसिड या अम्ल कहलाते हैं। एसिड या अम्ल कहलाते हैं। ये एसिड की सिंपल डेफिनेशन थी। लेकिन स्टूडेंट्स, जो ये H प्लस आयन होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, ये H प्लस आयन काफी एक्टिव होता है, क्रियाशील होता है। हाइड्रोजन आयन क्रियाशील होता है और यह जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन से शीघ्र ही रिएक्शन कर जाता है, क्रिया कर जाता है। और एक किससे क्रिया कर जाता है? H2O से। और H2O से क्रिया कर जाता है और इसके फलस्वरूप एक रिएक्शन होती है, H2O प्लस H प्लस gives you H3O प्लस, और ये H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। इसके लिए हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये हाइड्रोनियम आयन के लिए हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसके लिए हम कैसे परिभाषित करते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल सरल है। हाइड्रोनियम आयन, जहां भी वाटर या H2O प्रेजेंट होता है उसके लिए हम लिखते हैं जलायोजित। जलायोजित मीन्स हाइड्रेटेड। जलायोजित H प्लस हाइड्रोजन आयन है, ये जलायोजित हाइड्रोजन आयन है। जलायोजित मीन्स हाइड्रेटेड। तो स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोनियम आयन की डेफिनेशन अपने आप बन जाती है। हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, अर्थात जलायोजित हाइड्रोजन आयन के लिए हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस कहते हैं। ये हाइड्रोनियम आयन की डेफिनेशन हो जाती है। तो स्टूडेंट्स,
इस हाइड्रोनियम आयन के आधार पर भी हम एसिड या अम्ल को डिफाइन कर सकते हैं या करते हैं। अब क्वेश्चन आता है सबसे पहले हाइड्रोनियम आयन। तो स्टूडेंट्स मैं इसकी डिफाइन आपको बता चुका हूं। हाइड्रोनियम आयन इसे कहते हैं जलायोजित हाइड्रोजन आयन। जलायोजित हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। और इसके आधार पर अम्ल की परिभाषा, एसिड की परिभाषा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं, अम्ल कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। इस डेफिनेशन में आपको इस H प्लस की जगह पर सिर्फ करना है H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन और यहाँ पर लिखना है हाइड्रोनियम आयन। तो ये एसिड की सेकंड डेफिनेशन हो जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आप लोग एसिड की डेफिनेशन बोलते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एसिड की कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बल्कि ये एसिड की एक प्रॉपर्टीज होती है कि सारे एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन ये एसिड की एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप इसके टेस्ट के लिए लेते हैं खट्टे, तो जितने भी जो खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू, संतरा, इन सभी के अंदर, खट्टी चीजों के अंदर एसिड होता है। जैसे एक पदार्थ है ले लिया या फल ले लिया, ये हो गया नींबू, संतरा, इमली, विनेगर, इन सारे फलों में एसिड या अम्ल उपस्थित होता है, लेकिन ये एसिड अलग अलग होते हैं। और ये एसिड जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं ये निम्न है। नींबू और संतरा ये दोनों खट्टे फल हैं, सिट्रस फ्रूट है। इनमें सिट्रिक एसिड उपस्थित होता है। सिट्रिक एसिड, संतरा, इसमें भी सिट्रिक एसिड उपस्थित होता है। यदि हम मौसमी लेते हैं उसमें भी सिट्रिक एसिड उपस्थित होता है। इमली में टार्टरिक एसिड उपस्थित होता है। इमली में टार्टरिक एसिड उपस्थित होता है। विनेगर, इसमें एसिटिक एसिड उपस्थित होता है। स्टूडेंट्स ये जो एसिड होते हैं न केवल फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं बल्कि एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। अभी टॉपिक खुल गया है तो इसको यहाँ पे कुछ और हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चींटी या किसी भी एनिमल के डंक में फॉर्मिक एसिड, इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं
फॉर्मिक एसिड उपस्थित होता है, जिससे कि काटे हुए स्थान पर जलन उत्पन्न होती है। क्योंकि चींटी या कोई भी एनिमल जो हमें काटता है या डंक मारता है जिसको बोलते हैं, तब ये उस स्थान पर फॉर्मिक एसिड छोड़ देता है और फॉर्मिक एसिड के कारण वहां हमें जलन का अनुभव होता है, हमें जलन होती है। फॉर्मिक एसिड। और इसके बाद यदि हम दूध या दही का, खट्टे दूध में या दही में जो एसिड प्रेजेंट होता है वह होता है लैक्टिक एसिड। इसके बाद इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आंख धोने के लिए हम किस एसिड का यूज करते हैं। आंख धोने के लिए किस एसिड का यूज करते हैं, तो इसका आंसर होता है बोरिक एसिड, जो आप कैरम में यूज करते हैं, लेकिन इसका यूज आप बगैर डॉक्टर की सलाह के अपनी आंखों को धोने में मत करें। बोरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एसिड के एग्जाम्पल थे जो कि डिफरेंट फलों में पाए जाते थे। यदि इसमें थोड़ा और हम डेप्थ में जाते हैं, तब वो फ्रूट्स जिनमें विटामिन सी पाया जाता है, ये भी खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, यदि आपसे पूछा जाए कि खट्टे फलों में कौन से एसिड उपस्थित हैं, तब आप सिट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड इन दोनों के लिए बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि खट्टे फलों में दो एसिड उपस्थित होते हैं, सिट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि वास्तव में विटामिन सी होता है, हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम के लिए स्ट्रॉन्ग करता है, उसे पावरफुल बनाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने जो एसिड की आर्हेनियस थ्योरी है और कुछ एसिड के जो एग्जाम्पल थे, कहाँ पाए जाते थे, इनकी स्टडी कर ली है। इसके बाद एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है जिसके आधार पर हम एसिड को डिफाइन करते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है लुईस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स, हम लुईस कॉन्सेप्ट की अब स्टडी करेंगे। लुईस कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, यदि आप लुईस कॉन्सेप्ट के लिए वास्तव में अच्छे से समझना चाहते हैं, तो इसके पहले आपको केमिकल बॉन्डिंग में कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उपसह संयोजक बॉन्ड क्या होता है उसको आना चाहिए। आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, उपसह संयोजक बंध क्या होता है, आना चाहिए। इसके बाद जो उसकी सेकंड डेफिनेशन होती है, एसिड या अम्ल, एसिड या अम्ल का लुईस कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर सिर्फ लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। एसिड के बेस का लुईस कॉन्सेप्ट क्या है उसको यहाँ पे टच करना सही नहीं रहेगा, उसकी स्टडी हम बेस में ही करेंगे, क्योंकि जो बेस होता है उसके लिए भी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है और बेस के लिए भी लुईस कॉन्सेप्ट है। लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। क्वेश्चन आता है कि लुईस के कॉन्सेप्ट के आधार पर लुईस एसिड क्या होता है या लुईस अम्ल किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सरल है, जो एक सिंपल मैनोमिक्स के द्वारा आपको
आसानी से याद हो जाती है। एसिड आपको लिखना है ए फॉर एसिड और ए फॉर एक्सेप्टर। एक्सेप्टर का मतलब होता है ग्राही, अर्थात एसिड ग्राही होता है। अब क्वेश्चन आता है कि एसिड ग्राही तो है लेकिन ये किस चीज को ग्रहण करता है, तो इसका आंसर होता है कि एसिड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होता है। एसिड एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। अर्थात वे पदार्थ लुईस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, एसिड या लुईस एसिड कहलाते हैं। एसिड मतलब अम्ल। एसिड या लुईस एसिड कहलाते हैं। क्लियर है कि जो पदार्थ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है वह बेस होता है, ए एक्सेप्टर है और LPE लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दाता। इसको यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा एक जिक्र कर रहा हूं, इसकी डिटेल स्टडी बेस वाले वीडियो में हम करेंगे। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के आधार पर बेस क्या होते हैं उसकी भी स्टडी हम बेस वाले कॉन्सेप्ट में सेपरेट करेंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दाता लुईस बेस कहलाता है। तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन तो आपको याद हो जाती हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम अब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसका अध्ययन करेंगे। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी स्टडी हम करेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब कोई भी कंपाउंड नहीं बोलना चाहिए, जब कोई भी एटम, उपसय भी नहीं बोलना चाहिए, जब कोई एटम सहसंयोजक बंध कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तब वह साझेदारी करता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं डबल बॉन्ड वाला द्विबंध का फॉर्मेशन और त्रिबंध का फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनते हैं। डबल बॉन्ड ये O2 में मिलता है, ट्रिपल बॉन्ड N2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में मिलता है। हम जानते हैं जो ऑक्सीजन होता है परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 होता है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और
5 होता है। तो स्टूडेंट्स, जो ये बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं तब इस तरह से बनाते हैं। एक सिंपल इंट्रोडक्शन, ऑक्सीजन का दूसरा एटम, इस तरह से इसमें बॉन्डिंग हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाती है, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसको हमने इस तरह से लिख दिया है। और जब हम नाइट्रोजन के लिए AR1 बनाते हैं N1 2 3 4 5, क्योंकि इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसकी स्टडी आपने 9th में की है। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में भी ये चीज दी गई है। इस तरह से इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ये N ट्रिपल बॉन्ड N। तो स्टूडेंट्स, अब आप इसको देखें, O डबल बॉन्ड O, इसके जो इलेक्ट्रॉन है जोड़ों में, बस 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हैं, 1 2 1 2। ये हो गया पहला वाला और ये दूसरा वाला। इसी प्रकार यदि हम N ट्रिपल बॉन्ड N में लेते हैं तब इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़े में बचा है। तो स्टूडेंट्स, अष्टक पूरा करने के बाद या अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के बाद किसी अणु के पास या मॉलिक्यूल के पास जो इलेक्ट्रॉन जोड़ों में पाए जाते हैं उसे हम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अर्थात अष्टक पूरा करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन जोड़ों में पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इस नाइट्रोजन के पास भी 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी डेफिनेशन थी। अष्टक पूरा करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन जोड़ों में पाए जाते हैं वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाते हैं। किसी मॉलिक्यूल में एटम या आयन भी हो सकता है। अष्टक पूरा करने के बाद डुप्लेट भी हो सकता है, या उसके पास हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन ही ना हो, सिर्फ उसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो। वो तो लुईस है, उसको छोड़ें अभी। किसी मॉलिक्यूल में अष्टक पूरा, इसको यहीं पे लिखना है आपको, पूरा करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन जोड़ों में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं, उन्हें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने इलेक्ट्रॉन का दूसरा जो कॉन्सेप्ट था उसकी भी स्टडी कर ली है कि लुईस एसिड क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अब एक सिंपल एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट
क्लियर हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको हाइड्रोनियम आयन के बारे में बताया था, तो हम उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें कौन लुईस एसिड है और कौन लुईस बेस है। ये बिल्कुल सिंपल है। ऑक्सीजन और वाटर अभी इसको छोड़ते हैं हम। सबसे पहले लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल। ये इसकी संरचना होती है और इसके पास ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो हाइड्रोजन आयन होता है H प्लस का निर्माण हाइड्रोजन एटम के द्वारा अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के कारण या लूज करने के कारण होता है, और इस H प्लस के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अर्थात इसे अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 या 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, और इसे ये 8 या अष्टक या डुप्लेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन H2O में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा प्राप्त होते हैं। इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो जाते हैं और इसके भी हो जाते हैं। ये सहसंयोजकता नहीं है, उपसह संयोजकता होती है, जिसमें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है। इसके फलस्वरूप कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उपसह संयोजक बंध बनता है, जिसे हम तीर के द्वारा व्यक्त करते हैं। यह होता है उपसह संयोजक बंध। कौन सा बंध होता है? उपसह संयोजक बंध। और इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिखते हैं। ये संरचना बन जाती है हाइड्रोनियम आयन की। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहा है वह H प्लस आयन है। तो ये लुईस एसिड है, क्योंकि A फॉर एसिड, A फॉर एक्सेप्टर। और H2O लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तब यह लुईस बेस है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस था, जो कि काफी सिंपल था। इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, साझा होता है। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है कि ये एसिड कितने प्रकार के होते हैं, हम इसकी स्टडी करेंगे। एसिड या अम्ल के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड। क्वेश्चन आता है कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं और किस आधार पर होते हैं। तो अम्लों को हम 2 आधारों पर 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहला आधार होता है इसका A, वियोजन के आधार पर, वियोजन या डिसोसिएशन। वियोजन या डिसोसिएशन के आधार पर अम्लों के प्रकार। बी होता है क्षारकता या बेसिसिटी।
या बेसिसिटी के आधार पर अम्लों के प्रकार। और तीसरा होता है सोर्स या स्रोत के आधार पर अम्लों के प्रकार। सोर्स के आधार पर अम्लों के प्रकार। अम्लों को हम इन 3 आधारों पर विभिन्न प्रकारों में विभाजित करते हैं। पहला होता है वियोजन। वियोजन मतलब डिसोसिएशन या टूटना। वियोजन या डिसोसिएशन अम्लों का अपने विलयन में वियोजित होना या टूटना वियोजन कहलाता है। कोई भी अम्ल है उसमें हम जल मिलाएं या अम्लों के अपने जलीय विलयन में जो वियोजन होता है, जो टूट जाते हैं आयनों में, उसे वियोजन कहते हैं। अम्लों का जलीय विलयन में आयन उत्पन्न करना वियोजन कहलाता है। अम्लों का जलीय विलयन में आयन उत्पन्न करना वियोजन या डिसोसिएशन कहलाता है। इसे हम अल्फा के द्वारा व्यक्त करते हैं। और वियोजन के आधार पर जो अम्ल होते हैं, ये अम्ल भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग मीन्स प्रबल अम्ल, दूसरा होता है वीक एसिड या दुर्बल अम्ल। प्रबल एसिड वो एसिड होते हैं जो जलीय विलयन में काफी ज्यादा या लगभग पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। इनमें कोई भी अनायनित मॉलिक्यूल नहीं बचता है। दुर्बल अम्ल ये जलीय विलयन में अधिक आयनित होते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में, यहां पर आप लिख दे, पूरी तरह से या कंप्लीटली आयनित होते हैं। प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और दुर्बल अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से या कम आयनित होते हैं। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्लों के लिए वियोजन की मात्रा अल्फा 33% से अधिक होनी चाहिए और इसके लिए अल्फा इक्वल टू 33% से कम होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन से एसिड वीक है। तो जो अकार्बनिक अम्ल होते हैं वो सारे प्रबल हैं। अकार्बनिक अम्ल जैसे HCl, H2SO4, HNO3 ये सारे प्रबल हैं। लेकिन कोई भी अकार्बनिक अम्ल जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी, उपस्थित रहेगी, वह दुर्बल अम्ल
होता है, जैसे H2CO3 या कार्बोनिक एसिड। अकार्बनिक अम्ल प्रबल, तो जो कार्बनिक अम्ल होते हैं, कार्बनिक अम्ल ये सारे दुर्बल होते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सारे दुर्बल हैं। एसिटिक एसिड अभी मैंने बताया था आपको विनेगर में है। फॉर्मिक एसिड HCOH चींटी में होता है। कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये सारे दुर्बल अम्ल हैं। और वास्तव में अम्लों को स्रोत के आधार पर इन्हीं दोनों भागों में विभाजित किया जाता है, अकार्बनिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल वो अम्ल होते हैं जो हम इस तरह से बोल सकते हैं निर्जीव पदार्थों या से प्राप्त होते हैं, और कार्बनिक अम्ल इस सजीवों से प्राप्त होते हैं। तो ये स्रोत के आधार पर इसका वर्गीकरण था। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है वह होता है क्षारकता के आधार पर अम्लों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, और क्षारकता के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अब इसका अध्ययन अभी करते हैं। क्षारकता या बेसिसिटी क्या होती है। एक सिंपल डिसोसिएशन सिंपल है क्षारकता, या इसको हम अभी सिर्फ क्षारकता किसे कहते हैं इसका अध्ययन करते हैं, और इसके आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। यदि स्टूडेंट्स हम ध्यान दें, जो मैंने पहले बताया था HCl का जब वियोजन होता है तब H+Cl- बनता है। H2SO4 का जब वियोजन होता है तब 2H+ SO4- बनता है। H3PO4 का जब वियोजन होता है तब 3H++ PO4- बनता है। तो स्टूडेंट्स, अम्ल की परिभाषा के अनुसार या आर्रीनियस सिद्धांत के अनुसार ये तीनों H+ आयन उत्पन्न करते हैं, अतः अम्ल है। लेकिन HCl के एक अणु से एक H+ आयन उत्पन्न हो रहा है, H2SO4 के एक अणु से 2 H+ आयन उत्पन्न होते हैं, और H3PO4 के एक अणु से 3 H+ आयन उत्पन्न होते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस भी है, अंतर भी है। तो स्टूडेंट्स, किसी अम्ल के एक अणु से जितने H+ आयन उत्पन्न होते हैं वही क्षारकता कहलाती है। जैसे HCl से एक H+ आयन उत्पन्न हुआ, ये इसकी क्षारकता है जो कि 1 है। H2SO4 से 2 H+ आयन उत्पन्न हुए तो इसकी क्षारकता या बेसिसिटी 2 हो जाएगी। H3PO4 इससे 3 H+ आयन उत्पन्न हुए तो इसकी क्षारकता या बेसिसिटी 3 हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, क्षारकता किसे कहते हैं? किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापनशील जितने बनते हैं वो कहलाते हैं प्रतिस्थापनशील। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या और यदि हाइड्रोजन आयन लिख दें तो और भी ज्यादा सही रहेगा।
संख्या को क्षारकता कहते हैं। क्षारकता के आधार पर अम्ल निम्न प्रकार के होते हैं। क्षारकता के आधार पर अम्ल के प्रकार किसके आधार पर हैं? ये बेसिसिटी के आधार पर। नंबर 1, एक क्षारकीय अम्ल, एक के लिए बोलते हैं मोनो, क्षारकी के लिए बेसिक, अम्ल के लिए एसिड। मोनो बेसिक एसिड। नंबर 2, द्विक्षारकीय अम्ल, इसे बोलते हैं डाई बेसिक एसिड। और नंबर 3 होता है त्रिक्षारकीय अम्ल, इसे बोलते हैं ट्राई बेसिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, इनकी डेफिनेशन भी काफी सिंपल है, एक ही चीज में इनकी डेफिनेशन हो जाती है, एक ही लाइन में। वे अम्ल जो वियोजन पर या टूटने पर एक H+ आयन उत्पन्न करते हैं, मोनोबेसिक एसिड MBA कहलाते हैं। मोनोबेसिक एसिड कहलाते हैं। एक H+ आयन, एग्जाम्पल HCl। ये DBA है, डाई बेसिक एसिड। एक TBA है, ट्राई बेसिक एसिड। वे अम्ल जो वियोजन पर 2 H+ आयन उत्पन्न करते हैं, डाई बेसिक एसिड कहलाते हैं। एग्जाम्पल H2SO4। इसी तरह से आप इसकी डेफिनेशन को अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लें। ट्राई बेसिक एसिड कहलाते हैं। H2SO4 डाई बेसिक, H3PO4 ट्राई बेसिक एसिड होता है। स्टूडेंट्स, ये एसिड का टॉपिक था जो कि पूरा हो गया है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, H2SO4 के लिए हम किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं। उसको यहां से अब रफ करते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको पता ही है, H2SO4, इसे हम किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं। H2SO4, इसे हम किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। HNO3, इसे हम क्वीन ऑफ एसिड या अम्लों की रानी भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने जो एसिड होते हैं उनकी स्टडी की है। इसके अलावा इसमें अब सिर्फ छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि इनके उपयोग क्या है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, उनकी स्टडी हम अलग से एक्सरसाइज में करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपने एसिड का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा जो थ्योरी थी उसकी स्टडी कर ली है। आप इसके लिए लाइक कर दें और चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें, आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।